connect with you all. Regarding your question of how Sevardhini came into the picture, सेवावर्धिनी की स्थापना 1998 में हुई। स्थापना करने वाले जो लोग हैं वो अनुभवी विभिन्न क्षेत्रों में काम करने लोग थे जो थोड़े सेवा से जुड़े थे, तो सोशल सेक्टर से। तो उनको ये लग रहा था कि कई एनजीओज, देयर आर टू मेनी एनजीओज, registered organizations, formal and informal both way. Some people are working informally without any registrations and some are working with through any registered organization. लेकिन कई बार ऐसे होता है कि पैशन से संस्था शुरू हो जाती है, लंबा चलने में कई प्रकार की उनकी परेशानियां होती है। कंप्लायंस से लेकर लंबा विजन, रिसोर्सेस और वो इंतजाम भी नहीं रहता है, इसलिए ट्रेनिंग ऑफ द कार्यकर्ता। तो इन सबको देखते हुए उन कार्यकर्ताओं ने सोचा कि एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है that will work as the support organization for the grassroots volunteer organizations, especially those who are working in very remote areas or rural areas, taluka places, those who don't have access to the technology, access to resources, access to various type of support agencies. तो शहरों में जो काम करते हैं उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, एक्सपोजर होता है, लेकिन इन संस्थाओं के लिए ज्यादातर काम नहीं होता है। तो उनके लिए काम करना ये ध्यान में रखते हुए 98 में सेवावर्धिनी की स्थापना की। We work in twofold ways. One is empowerment of grassroots volunteer organizations, supporting them with various support services, right from registration of organization to running of the organization, compliance, technical aspect to project, identifying the project area, identifying formulation of the project, proposal writing, resource generation, monitoring, evaluation, project management, etc. और दूसरा था कि हम प्रोजेक्ट भी कुछ करते हैं जो नेटवर्क में करते हैं। तो उसमें कई प्रकार, जैसे आपने उल्लेख किया, पानी के विषय में हम तो 12 साल से काम कर रहे हैं, खेती के विषय में किसानों के साथ सीधा काम कर रहे हैं, एडोलेसेंट जो आज का महत्वपूर्ण विषय है उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब काम हम नेटवर्क में करते हैं। हमारे साथ मोर देन 200 ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम ऑल ओवर महाराष्ट्र एसोसिएटेड विद सेवावर्धिनी। हाउ वी केम इनटू दिस एंटरप्रेन्योरशिप, ये है कि एक तो ये रहा कि पहले से हम जो इन विषयों में काम करते हैं, तो डेवलपमेंट सेक्टर में मैं खादी कमीशन से जुड़ा था, तो खादी कमीशन के ऐसे जो ग्राम विकास की दृष्टि से उपयुक्त जो ग्रामोद्योग है, विलेज इंडस्ट्रीज, उनमें ये पोटेंशियली है एंटरप्रेन्योरशिप। आप बी कीपिंग से काम करिए, बढ़ईगिरी, कारपेंट्री हो, या आपका अपना कोई आरईजीपी के अंतर्गत, पीएमईजीपी के अंतर्गत अलग सा कोई व्यवसाय हो, इसे अवेयरनेस से लेकर ईडीपी तक का एक प्रवास करना ही पड़ता है। तो उस प्रकार से हमने जो डेवलपमेंट सेक्टर के हिसाब से कई प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता था। उस समय हम करते थे, लेकिन वो थोड़ा उस हिसाब से उस प्रोग्राम के अंतर्गत जो होता था उतना ही था। बांस के विषय, बम्बू में कुछ काम किया, फूड प्रोसेसिंग में कुछ किया, कुछ बी कीपिंग में कुछ संस्थाओं के साथ किया। तो इन सब में ट्रेनिंग से लेकर व्यवसाय तक उनका, फिर उनकी जैसे शहद इकट्ठा करना है, उसका प्रोसेसिंग करना है, उसका लेवलिंग पैकिंग करना है, उसका एक एफएसएसआई का परमिशन लेनी है, उसका ब्रांड बनाना है। तो ये सभी से हम गुजरे, संस्थाओं को भी साथ में लेकर भी चले गए। कोविड के बाद, कोविड जैसे आया, उस समय महसूस हुआ लोगों को कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अपना शहर की नौकरी या व्यवसाय छोड़ करके अपने गांव चले गए, और बड़ी तादाद में लोग वैसे अपने गांव में रहते हुए हाथ में कुछ काम नहीं था। तो उनके लिए कुछ काम करने के बाद जब हमने एक सर्वे किया, कोविड में मार्च में लॉकडाउन लगा, तो अप्रैल में हमने एक सर्वे किया। महाराष्ट्र से हमारी 55 ऑर्गेनाइजेशन जो हमसे जुड़ी है, उन संस्थाओं में से 5200 लोगों का ऑनलाइन हमारे पास डेटाबेस आया। वैसे 5500 तक का आया था, लेकिन फिल्टर करने के बाद जो पूरे फॉर्म फिल गए थे, तो 5200 का सैंपल है, ये भी कोई कम चीज नहीं थी। 5200 में से जो गांव स्तर के लोगों ने अपना फीडबैक दिया था, उसमें 42%, 42% people indicated that they are not happy while living in a city. अपना गांव छोड़ के वो शहर गए हैं, तो लेकिन शहर में पैसा मिलता है, लेकिन they are not satisfied. पैसा जैसे मिलता है वैसा पैसा खर्चा भी होता है, बचा नहीं कुछ पाते, सेविंग नहीं होता है, इसलिए उनको अपने गांव में वापस आना लगता है कि भाई वहां आना चाहिए। जो 6 महीने तक ही शहर में रहे, उनको तो बिल्कुल लगता था कि नहीं रहना है। जो 1, 1.5, 2 साल से आगे 10 साल तक रहे, उनको, उनकी परेशानी ये थी कि उनको लगता है घर वापस आना चाहिए, लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसी स्थिति में है कि वो स्कूल जा रहे हैं, तो पूरा परिवार को उठाकर गांव में वापस आना मुश्किल है, लेकिन मन में इच्छा है। और जो 20 साल से रह चुके हैं, उनको लगता है कि भाई
बस हो गया, मैंने कुछ कमाया लेकिन सेविंग नहीं कर पाया, तो ये एक वेरिएशन था। और दूसरा लोगों को लगता था कि जो भी छोटा पैसा, आमदनी छोटी रहे, नो इशू इफ वी गेट सम लो इनकम, लेकिन गांव में वापस आकर के अपना व्यवसाय कुछ शुरू करें। तो इससे लेकर के हमने एंटरप्रेन्योरशिप में काम करना तय किया। उस समय हम स्वावलंबी भारत के माध्यम से, स्वावलंबी अभियान के माध्यम से काम करते थे। अभी इसका एक पूरा ऑल इंडिया नेटवर्क बना है, स्वावलंबी भारत अभियान, इस नाम से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिल्कुल प्रमोद जी, मुझे उस दिनों में हमारी जो इंटरेक्शंस हुई थी सेवावर्धिनी और दयासरा फाउंडेशन की, वो याद है कि स्वावलंबी भारत अभियान अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन तब उद्योजकता परिचय वर्ग करके एक हमने ड्राइव शुरू किया। तो आपने जो सर्वे के बारे में बात बताई, अ, उसको भी मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी हम जब डिसीजन लेते हैं तो डेटा ड्रिवन, रिसर्च ड्रिवन उसका आउटकम को स्टडी करते हुए उसका आगे जाना, ये बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है। और सोशल सेक्टर में बहुत बार ये जो नीड्स है उसकी आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरह से होना भी जरूरी होता है। तो इस सर्वे के बाद सेवावर्धिनी में नेक्स्ट स्टेप लिया जो था उद्योजकता परिचय वर्ग। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएंगे तो हमारे दर्शकों को। जरूर, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि कोई भी काम करना हो तो थोड़ा रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। रिसर्च मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन साइंटिफिकली कोई डेटा कलेक्ट करना, साइंटिफिक एनालिसिस करके उस चीज पे जाना। कई बार सोशल सेक्टर में रियल नीड और परसीव्ड नीड में गड़बड़ हो जाती है। मुझे लगता है कि गांव में पीने के पानी की किल्लत है, इसलिए मैं उनको टैंकर देता हूँ, लेकिन गांव के लोगों को नहीं लगता है कि पीने के पानी की किल्लत है, तो वो थोड़ा उसमें ज्यादा इंतजाम नहीं दिखाते। फिर मैं परेशान हो जाता हूँ कि भाई मैंने पैसा खर्च किया लेकिन गांव वालों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दैट वाज माय परसीव्ड नीड, वेदर इट वाज अ रियल नीड ये चेक नहीं करते। इसलिए हमने सोचा कि बहुत लोग उस समय बोल रहे थे कि लोगों की परेशानी है, परेशानी है मतलब क्या है, इसे हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए। इस दृष्टि से हमने सर्वे किया था। आपने बिल्कुल सही से आका है कि बिल्कुल साइंटिफिकली उसका एनालिसिस करने के बाद हम इस विषय में आए। तो सेकेंडली, जैसे कुछ काम करना तय हुआ तो पूरा मामला तो ऑनलाइन चल रहा था, कोई फिजिकली तो मिलना भी नहीं हो रहा था। ये बात मैं क्या बता रहा हूँ, जुलाई 2020 की। उस समय लॉकडाउन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था, शिथिल हुआ था, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस थी भी। इसलिए हमने हमारे एनजीओ और बाकी सहयोगी लोगों के साथ मिलकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, एक फॉर्म बनवा दिया, गूगल फॉर्म। और जिनको भी इस प्रकार से अपने गांव में रहते हुए उद्योजकता की दृष्टि से, स्वावलंबन की दृष्टि से, स्वरोजगार की दृष्टि से कुछ करने की इच्छा है, वो हमसे जुड़े। तो एक ऑनलाइन गूगल फॉर्म ने, बिल्कुल सिंपल फॉर्म वायरल किया, हमारे सहयोगियों ने उसे बिल्कुल अपने गांव तक वो ले गए। तो हमारे पास कुल दो, मतलब कोविड की जो फर्स्ट वेव और कोविड सेकेंड वेव, मैं पूरा दोनों का डेटा आपको दे सकता हूँ। तो हमारे पास 3198 रजिस्ट्रेशन हुआ था। ये पूरी ऑनलाइन प्रोसेस है। उसमें से पार्टिसिपेशन जो था वो 1295, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। शुरुआत में ये था कि इंतजाम में लोगों ने यहाँ भी रजिस्टर किया, वहां भी रजिस्टर किया, क्योंकि कोविड के बिल्कुल शुरुआती दिनों में क्या करना घर बैठे, और खाली थे लोग, तो कई जगह अपना नाम रजिस्टर कर देते थे, कहाँ रजिस्टर किया इसका पता भी नहीं था। तो ये थोड़ा हो भी जाता है, लेकिन बाद में लोग थोड़ा सीरियसली जा रहे। तो पार्टिसिपेशन 1295 रहा। फिर हमने उन लोगों को ये एक 1.25 घंटे का ज्यादा से ज्यादा वो सेशन चल रहा था, 1 से 1.25 घंटा, उसमें वो क्यों आए हैं ये समझ लेना ये महत्वपूर्ण, इसलिए उसे हमने अवेयरनेस उद्योजकता परिचय वर्ग इस नाम दिया था। मुझे लगता है कि मैं बढ़ईगिरी में करूं, मैं फूड प्रोसेसिंग में कुछ करूं, मैं टेलरिंग में कुछ करूं, ये ठीक है, और मैं अपना मूड लेकर के आता हूं और प्रश्न पूछता हूं। तो बाकी लोग अलग अलग विचारों में रहते हैं, इसलिए उसकी एक मेथड बनी। तो हमने सभी का ठीक से 2-3 मिनट में परिचय करवा लेना। आपका नाम क्या है, कहाँ से है बोल रहे हैं आप, क्योंकि पूरा ऑनलाइन था। तो कोई 7 जिले से होगा, कोई अहमदनगर से होगा, कोई नागपुर से भी हो सकता है। तो उनको 3 मिनट में अपनी ठीक से जानकारी देना, ये भी आदत की बात नहीं है, तो ये आदत लगाना। इसके साथ उनकी उद्योजकता की कल्पना क्या है, पहला राउंड हमने परिचय कर लिया, फिर उद्योजकता की उनकी कल्पना क्या है, किस विषय में करना चाहते हैं, ये समझ लेना। ऐसे डिस्कशन के कारण वो थोड़ा कूल डाउन हो जाते हैं और फिर समझते हैं। और अगले वाले 20-25 मिनट में हमने एक 5-6 स्लाइड का प्रेजेंटेशन बनाया था कि किस प्रकार से उद्योग हो सकता है और उद्योजक बनने के लिए किस प्रकार से पूर्व तैयारी करनी होती है।
माइंडसेट चेंज करना होता है, साइंटिफिक ट्रेनिंग लेना आवश्यक होता है। ये रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन ओरिएंटेशन जरूर है। हमें अपनी डिसिप्लिन कुछ काम करने की आदत डालनी चाहिए। फिर फंड क्या होता है ना कि कई बार लोग एकदम से मीटिंग में आने के बाद प्रश्न पूछते हैं, मुझे वो काम करना है, मुझे 2 लाख चाहिए, आप दे सकते हैं क्या? अरे भाई, कौन सा काम करना है, कब करना है, उसकी ट्रेनिंग आपके पास है क्या, आपके पास जगह है क्या, स्किल सेट क्या है, मार्केट सर्वे आपने किया है क्या, वैरायटी क्या रहेगी, ब्रांड क्या रहेगा, इन सब चीजों से वो परिचित नहीं रहते। तो ये थोड़ा कूल डाउन करने के लिए, और उसके बाद एक 20 मिनट का प्रेजेंटेशन के माध्यम से डाला, और फिर कुछ प्रश्नोत्तरी। हमें लगा कि ये करने के बाद कई लोगों ने फोन पर हमसे पूछा कि मैंने इतना सोचा ही नहीं था। तो ये हमें उद्योगिता परिचय वर्ग की एक विशेषता महसूस हुई कि लोगों को एंथुजियाज्म है, लेकिन ऑर्गेनाइज या उस प्रकार से स्टेप वाइज काम करने की आदत नहीं है। तो ये उसमें लगाना भी आवश्यक था। परिचय वर्ग इस दृष्टि से हमारे लिए बिल्कुल उपयुक्त रहा। हमारे पास 508 लोगों ने फीडबैक फॉर्म भी भर के दिया कि हमें आगे चलकर इन विषयों में कुछ उद्योग की दृष्टि से काम करना है। बिल्कुल। और इस उद्योजकता परिचय वर्ग में भी हमें पता चला था, और मैं कुछ वर्गों का इसमें भाग था, तो जो एंगेजमेंट है और इंटरेक्शन है, कहीं उद्योजकता का जो विषय है वो अकेलेपन का विषय नहीं हो, इसलिए मैं जैसे उद्योग कर रहा हूँ वैसे ही यहाँ पे मेरे साथी है, इससे जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दे रहा था उन सब कार्यकर्ताओं में, तो वो बहुत ही पॉजिटिव था। और ये जो कम्युनिटी, एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक ग्रुप जो एक दूसरे को साथ दे सके, एक दूसरे के क्वेश्चन समझ सके, क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे मन में है वही किसी और के मन में भी हो सकता है, और उसको एक्सपर्ट से उत्तर मिलने से दोनों की जो शंका है वो दूर हो जाती है। तो ये बहुत ही इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव ऐसा इंटरेक्शन रहा, जहाँ पे उनकी, यानी जैसे आपने गूगल फॉर्म के बारे में बोला, तो मुझे लगा कि एक बहुत ही अच्छा एडाप्टेशन पूरे महाराष्ट्र के इन उद्योजकों में मुझे दिखाई दिया कि उन्होंने जिस सफलता से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, जितने फास्ट उनके बिजनेसेस फेसबुक पर आ गए, जितने फास्ट वो फेसबुक लाइव को ओरिएंट हो गए, जितने फास्ट, जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, सेवावर्धिनी है, लघु उद्योग भारती है, उनके भी फेसबुक लाइव्स को बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोग वो अटेंड करते थे, उस पर ध्यान देते थे, वहां से कुछ शिक्षा लेते थे और उसका उपयोग करते भी थे, ऐसा उनका फीडबैक बाद में आया। तो टेक्नोलॉजी का अडाप्टेशन और टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी स्वीकार करना, ये स्वीकृति मुझे इस कम्युनिटी में, इस काम में मुझे दिखाई दी, और वो बहुत ही उत्साहवर्धक एक्सपर्ट्स को भी था, क्योंकि जो काल था उस काल में इस उत्साह से काम करने में, एक दूसरे से जुड़ जाने में उनको एक कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। तो दयासरा फाउंडेशन भी इस उद्योजकता परिचय वर्ग के बाद में जुड़ा था, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले प्रमोद जी, थोड़ा सा हमें ये जानने में इच्छा है कि सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, इन सब जगहों से ये उद्योजक हमारे साथ जुड़े थे। तो इन शहरों में या शहरों से पास कुछ गांवों में जो उद्योग है, उन उन वहां पे कौन से उद्योग ज्यादा चलते हैं, वहां पे कौन सी चैलेंजेस ज्यादा है, जहां पे इन संस्थाओं का एक एफर्ट आवश्यक है। तो ये चैलेंजेस, सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस कौन से? पोटेंशियल कहें तो डेली नीड्स के हिसाब से जो जो भी चीजें आवश्यक है उसका पोटेंशियल सभी जगह कभी भी हो सकता है, चाहे वो सातारा, सांगली, कोल्हापुर हो या नागपुर, भंडारा, जलगांव से लेकर नांदेड़ तक, कहीं भी आप या देश भर भी कहीं जा सकते हैं। तो फूड, क्लॉथ, इसके जो बिजनेसेस हैं वो कहीं भी चलेंगे। और हमने देखा है कि कोविड के काल और विशेषता जो लॉकडाउन का पीरियड था, उन दिनों में सब्जी भी बेचने वालों की बहुत बड़ी डिमांड थी। तो ये चीजें तो लगातार चलेगी भी, चलनी भी रहेगी। लोकेशन स्पेसिफिक कुछ चीजें अलग होती है, जैसे सोलापुर में आप जाएंगे तो टेलरिंग के रिलेटेड, क्लॉथ रिलेटेड कई प्रकार के उद्योग सालों से चल रहे हैं। लूम है, पावर लूम है, हैंडलूम तो अभी बंद हो गए, लेकिन लूम से लेकर के बुनाई के और कई प्रकार के टेलरिंग के वहाँ पे हब बना है। या फूड के भी कुछ है, जैसे ग्राउंडनट चटनी है, वहाँ पर अच्छी सी बनती है। कोल्हापुर की एक विशेषता है, नासिक की अलग अलग विशेषता है, ऐसे कई कई शहरों की अलग अलग विशेषता है।
चैलेंजेस में मुझे जो आपने प्रश्न पूछा वो यही है कि पोटेंशियल उनके पास है, उनको किस प्रकार से अच्छी क्वालिटी के या बना सकते हैं अपनी किसी चीज को, ये पता है। लेकिन मार्केट टैप करने के लिए किस प्रकार से अपने आप को नई व्यवस्था में डालना चाहिए, ये थोड़ा पता भी नहीं है, और इसके लिए आवश्यक माइंडसेट चेंज के लिए वो ट्रेनिंग भी नहीं है। सेकेंड ये है कि बहुत उद्योगों की ये स्थिति है कि वो बैंकिंग में कम है और वो कैश पे व्यवहार ज्यादा करते हैं, इसलिए जब पैसा नहीं होता है तब मामला अटक जाता है। लेकिन अगर बैंक के व्यवहार करेंगे तो बैंक में आपका सेविंग अकाउंट के माध्यम से आपका 4.5 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का टर्नओवर है, तो बैंक आपको लोन भी दे सकती है। लोन लेने के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तो ब्याज तो देना पड़ता ही है, लेकिन आप कमा भी सकते हैं। एंड जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे, कि आपने मुझे कहा कि प्रमोद जी 5 लाख का ऑर्डर है, मैं कहूंगा कि मेरे पास कैपिटल नहीं, इसलिए मैं नहीं करूंगा, तो 5 लाख के लिए जो कैपिटल चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कई बार ऐसा होता है कि बैंक से लोन लेकर के आप कर सकते हैं। इन चीजों के लिए इनकी जानकारी उनको नहीं है। और थर्डली ये है कि थोड़ा जो बिजनेस इथिक्स है, प्रोफेशनलिज्म है, मतलब उनके हेतु में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन पद्धति जो है, आदतें जो है, डिसिप्लिन मैनर में काम करने हैं, मेथोडिक काम करना है, इसके लिए तो ये ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस है। एक तो मार्केट के हिसाब से उन्हें अपना जो प्रोडक्ट है वो अपने शहर के बाहर के स्फीयर में जाने के लिए किस प्रकार से अपने आप को ढालना चाहिए। सेकेंडली फाइनेंस की दृष्टि से उस चीज को समझना और उस नई चीजों को अडॉप्ट करना। और थर्डली थोड़े मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस। यही मुझे लगा कि पोटेंशियल में इन चीजों की ज्यादातर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने जो पहला मुद्दा बताया कि इन सब शहरों में कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, और ये मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि जब भी हम ट्रैवल करते हैं, यानी ट्रैवलर्स होते हैं, टूरिस्ट्स होते हैं, वो कभी भी अगर कोकण प्रांत में जाएंगे, गोवा के पास जाएंगे, तो कैशू नट्स खरीद करके ही लाते हैं। कोल्हापुर में जाएंगे तो वहां से कोल्हापुर की चप्पल खरीदते ही है। गुड लाएंगे। तो ये सब जैगरी। चीजें जैगरी लाएंगे। तो ये सब चीजें जो जिस स्थान में बनती है, वहां की विशेषताएं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के पूरे सारे राज्यों में, और इन राज्यों के शहरों में और गांवों में भी उनकी विशेषताएं हैं। और ये विशेषताएं इस लॉकडाउन के टाइम में, जैसे एक बाजू में प्रॉब्लम था, चैलेंज था मार्केट लिंकेज का, वैसे एक अपॉर्चुनिटी खुल गई कि अभी पूरा ग्लोब हमारा मार्केट बन गया। और शायद क्यों ना जाने, जैसे चितरे बंधु की मिठाई रेगुलरली यूएस, अमेरिका, यूरोप, इन सब जगह जाती है, तो वैसे लोकल विलेजेस में बनने वाले अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स सब कंप्लायंसेस पूरे करके पूरे विश्व को हम दे पाएंगे, देने वाले हैं। और उसके लिए जो आवश्यक उसकी संरचना है, उसके जो कॉम्प्लायंस है, उसके जो रिक्वायरमेंट्स है, मार्केटिंग है, ब्रांड के लिए कुछ उसकी जरूरतें हैं, तो वो सब जरूरतें जैसे आपने बताया, वो पूरी करना, उनका हैंड होल्डिंग करना, ये इन सब एनजीओज और जैसे दयासरा फाउंडेशन सेवावर्धिनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो हम करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि उत्सुक है, क्योंकि इन विशेषताओं को उनके गांवों से, उनके शहरों से बाहर लाने के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उसका लाभ, उसका आनंद हम सब दुनिया के पास पहुंचा सकते हैं। अभी नैनो एंटरप्राइजेस, ऐसा हमने इसके बारे में हर बार बताते हैं कि ये माइक्रो से भी छोटे हैं, यानी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख से लेकर 1 करोड़, 1 करोड़ से थोड़े से ज्यादा यहाँ की उनकी जो टर्नओवर की रेंज है। तो एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है, आपका खादी और कुटीर उद्योगों के बारे में बहुत बड़ा अनुभव है, तो इसमें पोटेंशियल कितना है, यानी फाइनेंशियली पोटेंशियल कितना है, और इसका यानी आगे जाते हुए आपको क्या आपके मन में है कि इसका पोटेंशियल आगे जाके क्या हो सकता यस, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद खादी कमीशन, आज भी हूँ, लेकिन मैं 2 साल कंसल्टेंट भी था खादी कमीशन में। तो ग्रामोद्योगों को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है।
ग्रामोद्योग दो प्रकार के होते हैं, एक खादी है, इनका नाम जो है खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो खादी हम सब लोग जानते हैं कि हैंड स्पन हैंड वॉन इज खादी। तो खादी की एक अलग लाइन है जिसमें ब्रांड भी अच्छे अच्छे आए हैं, और खादी कमीशन से जुड़ी खादी की संस्थाएं भी अच्छा कपड़ा बुन करके उसके अपरेल्स बना के लाती है। और जो दूसरा पोटेंशियल है वो ग्रामोद्योग का है। ग्रामोद्योग में दो चीजें हैं, एक है ट्रेडिशनल ग्रामोद्योग जो हमारे हैं, जिसे महाराष्ट्र में 12 बलुतेदारी कहते हैं, ट्रेडिशनल आर्टिजन कारीगर जो है वो। और दूसरे के नए प्रकार के नए सिरे के ग्रामोद्योग है, जैसे मोबाइल सुधारना है, तो यहाँ गांव में टेक्नोलॉजी नहीं है, इलेक्ट्रिक वाइंडिंग का काम करिए, फैब्रिकेशन का काम करिए, ट्रेडिशनल नहीं है। हाँ, अभी 100 सालों में टेक्नोलॉजी हमने जो अडॉप्ट की है तो अभी हमारे वो ट्रेडिशनल बन गए, साइकिल की मरम्मत करनी हो तो। लेकिन ये नए जुड़े विचार, लेकिन सालों से चलने वाले कहेंगे तो वो पुराने जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिजन के जो है, इन सभी चीजों में पोटेंशियल है। मैं बिल्कुल ये बता सकता हूँ कि गांव में इसके लिए पोटेंशियल है। आज भी ब्रांडेड कोई इंटरनेशनल चीज वहां आएगी उसके कंपटीशन में तो कुछ दिन चलेगी, लेकिन गांव में जो होगा वो गांव के परिवार में आसपास परिवेश में आसपास में चलने वाला ही किसी का वहां पे काम करेगा प्रोडक्ट। इसलिए इन ग्रामोद्योगों का पोटेंशियल बहुत बड़ी संख्या में है। खादी कमीशन की योजना में जो पीएमईजीपी है और उसके साथ क्लस्टर डेवलपमेंट की योजना है, खाली मुझे लगता है परेशानी यहाँ पे है कि हमारा जो माइंडसेट चेंज होना आवश्यक है कि हम मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे कॉमन फैसिलिटी कि सभी प्रकार की मशीन मैं अकेला अपने व्यवसाय में नहीं लगा सकता हूँ, उसकी इन्वेस्टमेंट मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी उतनी, लेकिन हम ग्रुप करेंगे, क्लस्टर में करेंगे तो उसके अनुदान के रूप में सरकार देती है ना। उसे ठीक से चलाने का डिसिप्लिन जो है मॉडर्न मैनेजमेंट के हिसाब से वो हमें सीखना चाहिए। नहीं तो मैंने उपयोग किया पैसा नहीं दूंगा, दूसरा कोई कहे कि मैं 2 साल बाद दूंगा, उसका हिसाब किताब कौन रखेगा। प्रोफेशनली करना हो तो मैं 3 घंटे के लिए मैंने मशीन का प्रयोग किया, 3 घंटे का हमने जो रेट तय किया है उसके हिसाब से इतना पैसा होता है, मैं उस दिन इमीडिएट पेमेंट कर दूं। तो इस प्रकार से सिस्टम चलेगी और कॉमन हम साथ में मिलकर काम करें। हमने एक ट्रेडिशनल कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं जो महाराष्ट्र में कोतारी कम्युनिटी है, जो गलाने की चीजों में काम करते हैं, कई प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं। हमने उनको कहा कि आप इकट्ठा करके अपने गांव में इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे कि आप सभी लोगों को जो मशीनरी आवश्यक है और जो इंडिविजुअली ले नहीं सकते उसे खादी कमीशन अपनी योजना से दे सकता है। लेकिन ये काम कौन करेगा भाई, मैं तो दूंगा लेकिन वो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो 20-22 लोग इकट्ठा आए थे, उन्होंने एसएचजी बनाया और 2-2.5 लाख रुपए एसएचजी में कलेक्ट भी किए। लेकिन योजना के साथ जाने के लिए सभी ने अपने अपने साथ कदम मिलाकर चलना होगा, जो चीज कहते हैं। तो ये हमारी आदत में नहीं है। मुझे लगता है कि ये कोई परेशानी जो किस प्रकार की जो है, ये हमें सीखने का आवश्यक है, इस विषय में काम करना। लेकिन पोटेंशियल आप कहेंगे तो ग्रामोद्योग का पोटेंशियल आज भी बहुत बड़ी संख्या में। आप सोलापुर जिले के सांगोला में जाइए तो वहां पोमेग्रेनेट है। आप सोलापुर शहर में ग्राउंडनट की चटनी अच्छी होती है, कोल्हापुर में जैगरी है, चप्पल है, सांगली में अच्छे से मतलब हर जिले में अपने अपने जिले की एक विशेषता है और उस विशेषता को लोग पहचानते भी है। उसे ठीक से मार्केटेबल करने के लिए जो नई चीजें हैं वो सीखना आवश्यक है। पोटेंशियल तो है ही, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना है। बिल्कुल। और इसमें ई कॉमर्स जो अभी शुरुआत हो गई है, जैसे पुणे में, मुंबई में, कोई अर्बन सिटी में buying through internet has become a regular routine. Yes. And paying through UPI also has become a very regular thing. तो ये और एक उत्साहवर्धक बात है कि यूपीआई को जितने सहजता से भारत के सभी गांवों में और सभी राज्यों में उसका स्वीकार हुआ, तो आज टेक्नोलॉजी यूज करना ये बहुत ही अच्छी तरह से हम सब सीख गए हैं। उसमें ई कॉमर्स का आगे जाते हुए बड़ा रोल है। और ई कॉमर्स के साथ ही जैसे ये इन सब सर्विसेज, इन सब सपोर्ट सर्विसेज भी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, दयासरा फाउंडेशन है, माई एसबीए है, सेवावर्धिनी है, वो अभी गांव गांव तक पहुंचने में बहुत इजी हो गया है, होने वाला है, और उसमें और भी उसके एप्लीकेशंस अभी बढ़ रहे हैं। तो एक टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन, मैं प्रभु जी ये जानना चाहता हूँ कि आगे माई एसबीए का जो पोर्टल है उससे इस सब पायलट का जो हमने सेवावर्धिनी
में किया और उसके बाद में उसका अभी एक्सपेंशन हुआ है। तो स्वावलंबी भारत अभियान क्या है? हाँ, देश में जो एक बेरोजगारी की समस्या पूरी दुनिया में छा चुकी है, अपने देश में बड़ी संख्या में वो है, कुछ हद तक नहीं कहूंगा, बहुत बड़ी संख्या में है, और उसका सोल्यूशन भी हमारे पास है। Where there is a problem, solution also lies there, ये जो कहावत है ये बिल्कुल सही है। तो नौकरी तो सभी लोगों को नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट की नौकरी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल गिने चुने संख्या रहती है, तो जिनका भाग्य होगा उनको मिलेगी। तो नौकरी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे कमाने का कोई अवसर नहीं है। इस सोच से बाहर आकर के मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, मेरे परिवार को अपने पैरों पे खड़ा होकर के उनका निर्वहन करूंगा, और साथ में कम से कम एक परिवार का निर्वहन करूंगा। इस सोच के साथ अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज। और ये जो 20-25 साल की अपने देश की एसएचजी मूवमेंट है, उसने सिद्ध कर दिया है, माइक्रो फाइनेंस में एसएचजी मूवमेंट ने सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं बिल्कुल, रेजिलियंस उनका इतना अच्छा है कि किसी भी प्रकार की परेशानी से वो अपना मार्ग निकालती हैं, और छोटे छोटे नैनो एंटरप्राइजेस के माध्यम से कुछ कमाती है, घर को भी चलाती है। अगर पुरुष भी उसमें जुड़ जाते हैं तो 2 से 4 हाथ बन जाएंगे, 4 से 6 हाथ बन जाएंगे, फैमिली उस विषय में काम करेगी। तो ये पोटेंशियल तो सभी जगह है, ये खाली समझना, अपने जैसे अपने पलंग पे बैठे बैठे कोई अपने को खिलाएगा नहीं, उस प्रकार से कोई किस प्रकार सा व्यवसाय शुरू करे ये बताएगा नहीं, वो आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन मुझे किस प्रकार का व्यवसाय शुरू करना है इसके लिए मुझे अपना मार्केट ढूंढना चाहिए। और ये बहुत कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके लिए जो आवश्यक ओरिएंटेशन है वो देना, ट्रेनिंग देना, साइंटिफिक ट्रेनिंग, इसलिए इसका एक सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस, ईडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से एक साइंटिफिक ट्रेनिंग, बैंक और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ लिंकेज, हैंड होल्डिंग के लिए जैसे आपने लघु उद्योग भारती का कहा, इस प्रकार से कई जो उद्योजक है जो अपना शेयर करने के लिए तैयार है एक्सपर्टाइज, वो कहते हैं कि 1 महीना काम करना है, अनुभव लेना है, ठीक है मेरे फैक्ट्री में चाहिए, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, पगार भी मैं नहीं दूंगा, लेकिन आप एक शिफ्ट में एक महीना काम करिए, आपको अनुभव मिल जाएगा, फ्री है, फिर आप अपना धंधा शुरू कर सकते हैं, देयर इज नो इशू ऑफ कंपटीशन। तो इस प्रकार से हैंड होल्डिंग के लिए भी लोग तैयार है। प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इस से एडीपी में जो ट्रेनिंग होगा, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी अच्छे कैंडिडेट्स की सर्च में है। बैंकों ने गवर्नमेंट की कई योजनाओं के माध्यम से पैसा उपलब्ध है, परेशानी यह है कि उन्हें अच्छे कैंडिडेट, भरोसेमंद कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। वो भरोसा हम दिला सकते हैं क्या, ये इशू है। वो भरोसा दिलाने के लिए हमने अभी कॉलेज या स्कूल के साथ जोड़ना शुरू किया है, और स्कूल के छात्र जो है, जो 8वीं के बाद 10वीं तक इस विषय को सुनेंगे, अपने बचपन में अपने मन में तय करेंगे कि मुझे उद्योजक ही बनना है, 10वीं 12वीं के साथ वो इस विषय को, मुद्दे को ले जाएंगे, और 12वीं के बाद मुझे किस प्रकार का उद्योग करना है इसके लिए कुछ मार्केट में जाएंगे, प्रयास करेंगे, सर्च करेंगे, सर्वे में जाएंगे, फिर फर्स्ट टाइम अनुभव लेंगे, महीने भर की छुट्टी होती है उसमें कहीं जाएंगे, काम करेंगे। तो जैसे वो ग्रेजुएशन पूरा करते जाएंगे उस समय किसी न किसी प्रकार के उद्योग की उनके हाथ में जानकारी होगी, बाद में इस प्रकार की प्रक्रिया में चले जाएंगे। जो युवा है, जो महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, एफपीओ की, एफपीसी के फार्मर्स हैं, इनको भी हम इस विषय में जोड़ रहे हैं। तो स्कूल, कॉलेजेस, एसएचजी, एफपीओ, समाज के 18 से 40-45 की उम्र के सभी लोगों को इस विषय में सेंसिटाइज से लेकर के साइंटिफिक ट्रेनिंग तक का पूरा मॉड्यूल, और ऑल इंडिया जिसका एक नेचर बनेगा, थोड़ा लोकल वेरिएशन उसमें रहेगा हर राज्य के हिसाब से, लेकिन ऑल इंडिया इसका मॉड्यूल भी स्टैंडर्ड बना है, और इसके लेकर के हम स्थानीय स्तर पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और मार्केट से लेकर व्यवसाय तक के अन्य चीजों में प्लेटफॉर्म देने के लिए, जैसे आपने ई कॉमर्स का उल्लेख किया, उसके भी कई प्रकार के ऑप्शंस उसमें है। तो एक आई एम इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट, तो मुझे कुछ काम करना है इस दृष्टि से, आई एम एक्सपर्ट, आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, आई एम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आई वांट टू कोलैबोरेट विथ यू, वी आर मार्केटिंग पीपल, वी वांट टू कोलैबोरेट विथ यू। इस प्रकार के कई प्रकार के लोग शेयर भी कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, और जो कुछ प्रत्यक्ष रूप में स्वयं रोजगार के ढूंढ रहे हैं उन्हें भी अनुभव हो सकता है। ये माय एसबीए की कंसेप्ट है। बिल्कुल। और इसी तरह से माय एसबीए के पोर्टल को भी अभी दियासरा जुड़ गया है नॉलेज पार्टनर Yes. करके, और सेवावर्धिनी के इन 1.5-2 सालों में जो
एक्सपीरियंस हमने उद्योजकों के साथ में लिया, तो उसका भी उसमें समावेश है और ये अभी मूवमेंट आगे जा रही है। तो दिन ब दिन ये हो रहा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, ये जो इम्पोर्टेंट विषय थे, उसी के साथ में एम्पावरमेंट का विषय तो चालू ही है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप और खुद के पैर पर खड़ा रहकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, जॉब क्रिएशन करना, इस तरह से अभी मार्गक्रमण चालू है। तो ये मिशन बहुत ही बड़ा है और इसके लिए जितने सारे एनजीओज हमारे साथ जुड़ सके, जितने सारे एनजीओज हैं, कॉलेजेस हैं, ईडी सेल्स अभी कॉलेजेस में, उनके साथ भी हम जुड़े रहे हैं। तो जितने जुड़ सके उतना ये it's not a small problem that we are trying to solve. It's a pretty large one, and therefore through this discussion we are also inviting and also expecting all of those who are interested to connect with us and be a part of this mission. तो इस चर्चा और इस डिस्कशन से मैं यही ये फल कहूंगा कि जो हमें सुन रहे हैं वो ये मिशन जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर भी हो, बैंक से जुड़े हो, कॉलेज से जुड़े हो, तो एंटरप्रेन्योरशिप को मन में अभी सोचना ही है आगे जाते हुए, तभी हम इकट्ठा होकर एक नेशन बिल्डिंग के मूवमेंट में शामिल हो सकते हैं। So, Pramod ji, thank you so much for joining and sharing your experiences in the context of Sevavardhini and otherwise. Just a minute. Sure. हाँ, एक खाली रेफरेंस बचा है, लेकिन मुझे आई मस्ट थैंक दयासरा फॉर गिविंग एन इनसाइट ऑन सम। दयासरा का हमारे साथ जो 2 साल से काम चल रहा है, उसमें सभी दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार लोग ऐसे आते हैं कि मुझे कुछ काम करना है, मुझे कुछ व्यवसाय, जैसे ये पेन बनाना है, तो पेन बनाने की मेरी कल्पना है, मेरे बिल्कुल एंथुसियाज्म है, लेकिन उसे प्रैक्टिकल व्यवहार में कैसे लाना है, इसके लिए हमने आइडिया वैलिडेशन के सेशंस कुछ किए। और मैं बिल्कुल प्रसन्नता से ये कोट करना चाहूंगा कि हमारे 16 सेशन हुए, 16 सेशन में 160 पार्टिसिपेंट को दयासरा ने 16 सेशन के माध्यम से आइडिया वैलिडेशन, आपके मन में जो आइडिया है वो रियलिटी में आने के तक का प्रवास कैसे हो सकता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें मार्केट है, जिसमें फाइनेंस है, जिसमें मैनेजमेंट है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, ये सब चीजों को उस एंटरप्रेन्योरशिप का एंथुसियाज्म लेकर के आए हुए व्यक्ति को रियलाइजेशन देने के लिए जो काम करना आवश्यक था। आई मस्ट थैंक दयासरा फॉर गिविंग सच एन इंसाइटफुल सपोर्ट टू सेवावर्धिनी एंड ऑल दिस स्वावलंबी भारत अभियान। थैंक यू अनिल जी। Thank you so much, Pramod ji, and we will continue our effort in the coming days, months, and years. So, thank you so much, and looking forward. Thanks a lot. Keep in touch with the Asra Foundation for any other support that you need. We will meet another of our partner in the next partner spotlight next month, which is in October. Until then, you of course have many programs going on. Tomorrow also we have another program on trademark. So stay tuned and stay connected. Thank you so much.